गाइस वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर और आपके चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में भी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में कुछ पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्लोरा और फ्यूना क्या होता है। फ्लोरा मीन्स होता है जो वनस्पति है, यानी कि पेड़ पौधे आप कह सकते हैं। फ्यूना कहा गया है जंतु को, जीव जंतु को, जो एनिमल्स हैं उन्हें फ्यूना कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर चैप्टर को। हम एक चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट चैप्टर रीड कर सकते हैं। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही धीरे धीरे सभी चैप्टर को रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियन ऑफ अदर लिविंग बींग्स। अब ये जो हमारा प्लैनेट है, यानी कि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ये हम किसके साथ शेयर करते हैं? अपने ही जैसे या दूसरे लिविंग एनिमल्स, प्लांट पौधे, इन सब के साथ हम अपने प्लैनेट को शेयर करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया, लीचेन टू बनियन ट्री, एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, लीचेन है, बनियन ट्री है, एलिफेंट और ब्लू व्हेल हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें आ जाती हैं, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं और कुछ बिग एनिमल भी बताए गए हैं। दिस एंटायर हैबिटेट होता है ये जो निवास स्थान है, इलाका आप कह सकती हैं, या रहने की जगह। दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जीवन होता है यहाँ पर, लेकिन विभिन्न तरह की प्रजातियाँ होती हैं। तो ये जो पूरा हैबिटेट है जिसमें हम रहते हैं, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में बायोडाइवर्सिटीज़ हैं। वी ह्यूमन ऑल्सो विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। तो हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हमने ऐसा कॉम्प्लेक्स वेब बनाया है, किस तरह का जाल बनाया है इकोलॉजिकल सिस्टम का, जिसमें केवल हम एक ऐसा पार्ट हैं जो सबसे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं इस सिस्टम के ऊपर अपनी एक्सिस्टेंस के लिए, यानी कि अपने जीवन को यापन करने के लिए हम एक ऐसा हिस्सा है इस बायोडाइवर्सिटी का जो दूसरी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए जान लेते हैं, द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, the water we drink and the soil that produce our food without which we cannot survive। तो ये जो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या करते हैं? ये एयर की क्वालिटी को रिक्रिएट करते हैं, उस वाटर की क्वालिटी को रिक्रिएट करते हैं जिसको हम पीते हैं, और उस सॉइल को रिक्रिएट करते हैं जिसमें हमारा खाना प्रोड्यूस होता है, और इन चीज़ों के बिना हम रह नहीं सकते हैं। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। तो फॉरेस्ट को क्या बताया गया है कि फॉरेस्ट का बताया गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस इकोलॉजिकल सिस्टम में। एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर, और इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? जाना क्या जाता है? ये होते ही हैं हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर। कहने का मतलब है कि अगर हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम एनिमल से प्राप्त करते हैं, बट वो घुमा फिरा कर डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहाँ से आती है? प्लांट से ही आती है। तो प्लांट्स जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, उन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा गया है। आगे देखते हैं। अब फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया। इफ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने आसपास देखोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। तो आप क्या पाओगे? आप देख पाओगे कि कुछ एनिमल्स हैं या फिर कुछ प्लांट्स हैं जो आपके एरिया में यूनिक हैं, बिल्कुल अलग हैं, जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इन फैक्ट
इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया जो है सबसे रिचेस्ट कंट्री है संसार में, इस टर्म में, कौन से टर्म में, कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि बहुत तरह की प्रजातियाँ, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इन सब की प्रजातियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं। एंड हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज मीन्स होता है प्रजातियाँ, इन वर्ल्ड एस्टिमेटेड टू बी 1.6 मिलियन। तो इंडिया के बारे में बताया गया है, मतलब सभी कंट्रीज़ को लेकर बताया गया है कि उनमें से 8% बायोडाइवर्सिटीज़ किस में पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। पूरे संसार की बात यहाँ पर हो रही है, और कितना एस्टिमेट लगाया गया है, 1.6 मिलियन का एस्टिमेट लगाया गया है कि इतनी होती हैं। दिस इज पॉसिबल ट्वाइस थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। अगर पूरी तरह से खोज की जाए, जो खोज की गई है उससे और खोज की जाए, तो ये नंबर 3 गुना और 2 गुना बढ़ सकता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। आप पहले ही पढ़ चुके हो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में इंडिया में। अभी हमने रिसेंटली चैप्टर पढ़ा है, कुछ आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। You may have realized the importance of these resources in our daily life। तो आपको पता ही होगा कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनका हमारे हर रोज के जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take those for granted. But lately they are under great stress, mainly due to insensitivity to our environment। हमारे इन्वायरमेंट में सेंसिटिविटी होने की वजह से ये जो फ्लोरा और फ्यूना है, जो हमारे डेली लाइफ में इतने काम आने वाली चीज़ें हैं, वो अंडर स्ट्रेस आ गई हैं। क्यों अंडर स्ट्रेस का क्या मतलब है, उनका डिप्लीशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि धीरे धीरे प्लांट्स जो हैं वो कुछ ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और जो है पेड़ों को काटा जा रहा है। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनकी वजह से पेड़ों के काटे जाने की वजह से वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सम एस्टिमेट्स suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammal are on the threatened list। अब बताया गया है कि 10% इंडिया में जो रिकॉर्ड किया गया है वाइल्ड फ्लोरा वो क्या हो रहे हैं, और 20% मैमल्स जो हैं वो थ्रेटन लिस्ट में। थ्रेटन लिस्ट का मतलब क्या है, वो अंडर स्ट्रेस है, यानी कि उनकी प्रजाति को या तो ख़त्म होने का खतरा है या फिर उनकी कुछ प्रजातियां ख़त्म हो चुकी हैं। मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज्ड एट क्रिटिकल दैट इज ऑन द रेज ऑफ एक्सटिंक्शन, लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं कि इसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे चीता है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल्स है, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटलेट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब एनिमल्स, ये प्लांट जो हैं धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ ग्रास की स्पीसीज भी बताई हैं कि ये सब जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में इन्हें डिवाइड करके बताया गया है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिटिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। तो चलिए पढ़ते हैं अलग अलग कैटेगरी में किस तरह से जो है इन्हें शो किया गया है, इन प्लांट्स को, एनिमल्स की स्पीसीज को। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन क्लासीफाई एज फॉलो। तो यहाँ पर बताया गया है कि IUCN के द्वारा
किस तरह से इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और कैसे बताया गया है कि कुछ एनिमल्स और प्लांट जो हैं ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, कुछ जो है डेंजर पे हैं और कुछ जो है अभी नॉर्मल हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो जान लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है नॉर्मल स्पीसीज के बारे में। नॉर्मल स्पीसीज whose population level are considered to be normal for their survival as, जैसे कि बात की गई है कैटल की, साल की, पाइन की और रोडेंट की। तो यहाँ पर कुछ ट्रीज भी बताए गए हैं, कुछ एनिमल्स भी बताए गए हैं। तो बताया गया है कि इनकी जो स्पीसीज, इनकी जो पॉपुलेशन है वो अभी नॉर्मल लेवल पर है, उन्हें अभी कोई खतरा नहीं है। जैसे कि कुछ कैटल के बारे में बताया है, साल और पाइन ट्री के बारे में बताया गया और रोडेंट्स के बारे में बताया गया है। आगे है एंडेंजर्ड स्पीसीज। डेंजर्ड मतलब वो खतरे के निशान पर पहुंच चुकी हैं। दीज आर स्पीसीज विच आर इंडेंजर्ड। अब ये जो स्पीसीज हैं ये डेंजर में है, यानी कि ये ख़त्म होने के कगार पर हैं। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफ़िकल्ट इफ़ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लीड टू अ डेक्लाइन इन दियर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। तो उनका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। ये जो स्पीसीज हैं इनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि नेगेटिव फैक्टर्स हैं। नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, और इसकी वजह से ये जो नेगेटिव फैक्टर हैं इसलिए वो डेक्लाइन पर पहुंच गए हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार घटते चली जा रही है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं स्पीसीज के, जैसे कि ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन राइनो है, लॉयन। ये सारी जो हैं इनके बारे में बताया गया है कि ये बिल्कुल डेंजर पर हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कई बार निकल कर आता है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब वल्नरेबल स्पीसीज के बारे में बताया गया है। दीज आर स्पीसीज हुज population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factor continue to operate। अब कुछ और स्पीसीज के बारे में बताया गया है कि अगर इसी तरह से नेगेटिव इफेक्ट होते रहे तो क्या होगा, ये भी एंडेंजर्ड की स्थिति में पहुंच जाएंगे, इस कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। और उनके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि ब्लू शिप है, एसिटिक एलिफेंट है। तो यहाँ पर ये सारी स्पीसीज जो हैं एंडेंजर्ड पर पहुंच सकती हैं अगर इसी तरह से नेगेटिव इफेक्ट आता रहा। अब रेयर स्पीसीज के बारे में पढ़ लेते हैं। रेयर स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में move into endangered and vulnerable category if the negative factor affecting them continue to operate। तो बिल्कुल वही बात अभी ऊपर बताई है, वही बात यहाँ पर है कि ये जो स्पीसीज है, रेयर स्पीसीज जो है वो भी वनरेबल और एंडेंजर्ड की स्थिति में पहुँच सकती हैं अगर इसी तरह से नेगेटिव इफेक्ट चलता रहा और उन्हें अफेक्ट करता रहा। The example of such species are Himalayan brown bear, wild Asiatic buffaloes, Jasperfort, etc। तो इसी तरह से अगर इस स्थिति में ये रहते हैं तो ये भी एंडेंजर्ड और वनरेबल में इसकी कैटेगरी में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कैटेगरी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4 को पढ़ चुके हैं, नॉर्मल, एंडेंजर्ड, वनरेबल, रेयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज। जैसा कि नाम से ही आपको पता है बिल्कुल एंड होने वाला है। दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल एंड जोग्राफिकल बैरीज। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर अंडमान टील, ये भी एक डक की तरह की होती है, निकोबार पिजन, ये सब आप जानते हैं, पिग, इनके बारे में आप जानते हैं। तो
अब इसमें बताया गया है कि एंडेमिक स्पीसीज क्या हैं। ये वो स्पीसीज हैं जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जो आइसोलेटेड एरियाज होते हैं। आइसोलेटेड मतलब कुछ अलग होते हैं। जैसे अंडमान निकोबार के बारे में आप जानते हैं, वो बिल्कुल हटा हुआ एकदम से एरिया है, तो ये यहाँ पर पाई जाती हैं और ये भी धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर हैं। आगे देखते हैं। अब ये और कहीं तो पाई नहीं जा सकती हैं क्योंकि ये एकदम से अलग से एरिया में पाई जाती हैं। अगर वहाँ पर भी डिफोरेस्टेशन और ऐसी चीज़ें चलती रही तो एक दिन ऐसा होगा कि ये स्पीसीज हमें कभी दिखाई नहीं देने वाली हैं। अब हम जानेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में। दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज। मतलब ये इस तरह की स्पीसीज हैं जो सर्च करने पर भी नहीं मिलती हैं। ऑफ नॉन फॉर लाइकली एरियाज वेयर they may occur, a species may be extinct from the local areas, region, country, continent और द एंटायर अर्थ। ये ऐसी स्पीसीज हैं जिन्हें ढूंढने मतलब खोजा जाए तो भी ये नहीं मिल रही हैं। इस कंडीशन में ये पहुंच गई हैं। ये लोकल एरियाज़ में नहीं पाई जा रही हैं, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, कंट्री में, किसी भी कॉन्टिनेंट पर या पूरे अर्थ के ऊपर ये दिखाई नहीं देती हैं। इनका एग्जाम्पल है जैसे कि एसिटिक चीता है या पिंक हेड डक है। तो ये दो स्पीसीज के बारे में बताया जा रहा है कि इन्हें ढूंढने पर भी ये नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पर एसिटिक चीता के बारे में कुछ बताया गया है कि ये कितनी स्पीड से दौड़ सकता है। 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकता है। और 1952 में बता दिया गया था कि इनके जो हैबिटेट प्रॉब्लम है या प्रे की प्रॉब्लम है, शिकार की प्रॉब्लम है, इस वजह से ये धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। 1952 में ये डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उन्हें रहने की जगह नहीं मिलती है, वो शिकार नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इस तरह की स्पीसीज जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। Depleted our forest and wildlife. These the greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific factories, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर बताया जा रहा है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट डैमेज हुआ है इंडियन फॉरेस्ट जब कॉलोनियल पीरियड था, यानी कि हमारा जो देश था उस समय जब गुलाम था, तो बाहर से जो लोग आए यहाँ पर, उन्होंने क्या किया, जो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ही तो वो यहाँ पर आए थे। नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया, उनसे प्रॉफिट उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, रेलवेज बनाना शुरू किया, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री या माइनिंग का काम उन्होंने शुरू किया, जिससे क्या हुआ, डिप्लीशन होने लगा। जो हमारे फॉरेस्ट थे, वाइल्ड लाइफ थी, वो पूरी तरह से नष्ट होने लगे। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद की भी बताई जा रही है कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होना हुआ, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर होने लगा, और ये सबसे बड़ा कारण था डिप्लीशन का। जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे वो कम होने लगे। अब यहाँ पर 1951 और 1980 की बात की गई है कि फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग, इंडिया के फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर के जो फॉरेस्ट हैं वो कन्वर्ट कर दिए गए किस में, एग्रीकल्चर लैंड में। पूरे इंडिया में जो है इतने फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। Substantial part of the tribal belt, especially in northeastern and central India, have been deforested and degraded by shifting cultivation. Shifting cultivation से जो हमारी लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है। और ये किस तरह की का एग्रीकल्चर है, स्लैश एंड बर्न, मतलब जला दिया जाता है इसे।
तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुआ और बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ, फॉरेस्टेशन हुआ, ये सबसे बड़ा कारण है। सॉरी, हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिया है, इसे हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर दैट कोज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा और फ्योना का डिप्लीशन होने का सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर क्या है? इफ़ यू लुक अराउंड, अगर तुम अपने आसपास देखते हो, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव transform nature into resources obtaining directly and indirectly from forest and wildlife। जैसे कि अपने आसपास आप देखोगे तो आप क्या पाओगे कि किस तरह से नेचर को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उन्हें ऑब्टेन करने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को। जैसे कि क्या हम देखते हैं कि हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है, बार्क की ज़रूरत होती है जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेन रीज़न है जिससे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लीशन होता है। तो यहीं पर इसके बारे में बताया गया है जो हम पढ़ चुके हैं कि डिप्लीटेड अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डिप्लीट करते हैं। बहुत बड़ा जो है यहाँ डैमेज होता है। और कॉलोनियल पीरियड के दौरान ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ जिससे कि ये डिप्लीशन और डिग्रेडेशन बढ़ता चला गया। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। अब उनका क्या कारण होगा? अगर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे तो पेड़ों को तो काटना ही पड़ेगा, जंगल को काट कर ये सारे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। Since 1951, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for रिवर वैली प्रोजेक्ट। एक रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए कितना? 1951 में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को बिल्कुल साफ कर दिया गया। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बताया गया है जिसका नाम क्या है? नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है, जो मध्य प्रदेश में है। तो उसके लिए भी बहुत बड़े एरिया से जंगल को काटने की ज़रूरत पड़ी, विच वुड इन्यूडेट 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। तो देखो यहाँ पर तो 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को बिल्कुल क्लियर करना पड़ा। माइनिंग इज अनोदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के पीछे जो माइनिंग है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। द बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग डेलोमाइट माइनिंग। अब यहाँ पर द बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में बताया गया जो वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है, जो डिप्लीशन का एक मेन कॉज है। माइनिंग की जा रही है, वो बहुत बड़ा कारण है। इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल habitat of many species and block the migration route of several others। अब इससे क्या हो रहा है? ये क्या कर रही है? ये क्या डिस्टर्ब कर रही है? जो वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि जो वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं या जंगली पेड़ पौधे हैं, उनसे क्या हो रहा है? बहुत सारी प्रजातियां हैं जो क्या हो रही हैं, वो ख़त्म होती चली जा रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं। और जो माइग्रेट करते हैं, यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं, अगर उन्हें फॉरेस्ट मिल जाता है। कुछ बर्ड्स होती हैं तो माइग्रेट करती हैं, तो उनका जो माइग्रेट रूट होता है वो भी बंद हो जाता है, इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि ग्रेट इंडियन एलिफेंट है, वो उस जगह पर रहते हैं, तो क्या हो रहा है कि वो जो है सही से नहीं रह पा रहे हैं और जो दूसरे एनिमल हैं वो वहाँ पर माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मैनी फैक्टर्स एंड environmentalists hold the view that greatest regarding forest behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection। अब बताया गया है कि ग्रेजिंग करना, यानी कि पशुओं का
वहाँ पर चरना, और जो फ्यूल के लिए लकड़ी का को इकट्ठा किया जा रहा है, ये भी डिप्लीशन का बहुत बड़ा कारण है। दो देयर मे बी सम substance in their argument, yet the facts remains that the substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping rather than by felling entire trees। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो फ्यूल के लिए लकड़ी काटी जाती है वो भी बहुत बड़ा कारण है, ग्रेजिंग बहुत बड़ा कारण होता है, बल्कि कुछ लोग जो हैं आर्ग्यूमेंट देने के लिए तैयार रहते हैं इस बात पर। क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वो जो बचा हुआ पार्ट होता है प्लांट का, हम तो उसे यूज़ करते हैं, जैसे कि पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वो सब गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, तो हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रिपोजिटरीज of some of the country's most valuable forest products, minerals and other resources that meet the demands of the rapidly expanding industrial urban इकोनॉमी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो उनके आर्ग्यूमेंट के बारे में हम बता देते हैं। मान लिया इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, या जो इकोसिस्टम होता है, क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो सब गिरती हैं ज़मीन के ऊपर, तो उनसे खाद बनती है, या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें वो कंज्यूम करते हैं, वो ग्रो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं कि पेड़ों से पत्तियों का गिरना, टहनियों का गिरना, फिर नई ग्रो करती हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर इनको ऐसे यूज़ कर लिया जाएगा, जला दिया जाएगा, उन्हें गिरने ही नहीं दिया जाएगा, तो ये भी उनके सिस्टम को डगमगा देती हैं। तो यहाँ पर आगे बताया गया है, अब कुछ कंट्रीज़ में जो है इन फॉरेस्ट को के प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो मिनरल्स होते हैं या दूसरे रिसोर्सेज होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है अर्बन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और इनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। दीज protected areas does mean different things to different people, and therein lies the fertile ground for conflicts। अब कुछ एरियाज़ को जो है प्रोटेक्टेड एरिया में रख दिया गया है। इस तरह से क्या है, जो अलग अलग चीज़ें हैं वो अलग अलग लोगों के लिए हैं, मतलब सब लोगों को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस तरह से जो फर्टिलिटी है ग्राउंड की, वो एक कॉन्फ्लिक्ट बन गई है, उसे बहुत ज़्यादा अवॉइड भी किया जा रहा है, और जिसका मतलब नेचर का बचना हमारे आने वाली फ्यूचर की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इनका अंधाधुंध यूज़ हो रहा है, कोई नहीं देख रहा है कि किस तरह से हमें इन्हें यूज़ करना है। वो मानते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, इन्हें आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पॉचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल pollution, poisoning and forest fires are factors which have lead to decline in India's biodiversity। Other important, तो देखिए यहीं तक देख लेते हैं पहले। तो जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि एनिमल्स जो है उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हंटिंग हो रही है, या उनका जो है तस्करी की जा रही है, उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो बढ़ता है, हमारे वातावरण में जो पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, उसमें जहर घुलता चला जा रहा है, या फॉरेस्ट में कभी कभी आग लग जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को एक पतन की तरफ लेकर जा रही हैं। अदर इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड indifferential sharing of responsibilities for environmental well-being। अब कुछ और भी कारण यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि अनइक्वली सब काम हो रहा है, मतलब बराबर मात्रा में सबको इन रिसोर्सेज को यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है, इनका बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है इन रिसोर्सेज का, और जो शेयरिंग डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर आगे दिया गया है
ओवर पॉल्यूशन इज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन cited as the cause of environmental degradation। अब ओवर पॉपुलेशन को भी एक environmental degradation का कारण बताया गया है। आगे देखिए यहाँ पर बताया गया however an average American कंज्यूम्स। अब देखिए जिस देश में, पहले पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, जिस देश में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे, ये तो एक नेचुरली बात है, इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन आगे एक अमेरिका का एक एग्जांपल दिया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि हाउएवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम मोर रिसोर्सेज देन एन एवरेज सोमेलियन। तो यहाँ पर दो कंट्री के नाम दिए गए हैं, एक अमेरिका का नाम बताया गया है, दूसरा सोमेलियन। तो जो अमेरिका है वो तो एक डेवलप कंट्री है और जो सोमेलियन है वो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि डेवलप कर रही है वो। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी सी बात है, जो डेवलप कंट्री है उसके पास पैसा ज़्यादा है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करती है। जो डेवलपिंग कंट्री है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डेवलप कंट्री है वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं, 40 टाइम मोर बताया गया है। सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी, अभी यहाँ पर इंडियन सोसाइटी के बारे में भी बताया गया है, प्रोबेबली कोज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम देन द पुअरेस्ट 25%। तो यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। 5% तो बताए गए हैं जो रिचेस्ट पर्सन हैं और आगे बताए गए हैं 25% जो पुअर हैं। अब इन दोनों में वो नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से यूज़ करते हैं ये बिल्कुल साफ किया गया है। अब मान लेते हैं कि 5% लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं। अब बहुत ज़्यादा रिच हैं तो उनके पास गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, वो एरोप्लेन में सफ़र करेंगे, एसी होगी, बाकी दूसरी सारी चीज़ें भी होंगी। जबकि 25% पुअरेस्ट लोगों को देख लेते हैं, उनके पास साइकिल हो सकती है या फिर वो बस से सफ़र कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं कि जो 5% लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उन 25% लोगों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है और उनके पास पैसा नहीं है। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को जो पुअर लोग हैं वो कम यूज़ करते हैं और जो रिचेस्ट पर्सन है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये इंडिया की बात बताई गई है। द फॉर्मर शेयर minimum responsibilities for environmental well-being. The question is who is consuming what, from where and how much। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर्मर शेयर, हमें आगे इस चीज़ को आगे शेयर करना है, हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ये जो इन्वायरमेंट है हमारा, इसके वेलबींग के लिए हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन है कि हु इज़ कंज्यूमिंग, कौन कंज्यूम कर रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है और किस तरह से और कहाँ पर ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजप्शन हो रहा है। The degradation of forest and wildlife is not just a ecological issue। आई होप आपका 5th पेज आ गया है। आगे आपके 4 पेज यहाँ पर रह जाते हैं। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं कंप्लीट, क्योंकि लेंथी हो गई है। आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट एक सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें हम पूरा चैप्टर रीड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।